डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मैं शाही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए कभी पैसे की कमी तो हुई ही नहीं। किसी ज़माने में हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे। हमारी सल्तनत पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी और हमारा राजपाट बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, नए राजा बनते हैं, नए राज्य बनते हैं। इसी तरह हमें भी भुला दिया गया। लेकिन पुश्तैनी पैसे होने के कारण आज भी मैं ऐश कर रहा हूँ। मेरी उम्र अब 20 साल हो चुकी है और 3 साल पहले मेरी अब्बू की मौत हो चुकी है। शाही घराना होने के कारण हमारे पास पैसे हैं, हम हर देश में घूम सकते हैं, हमें वीज़ा मिल ही जाता है। हमारा ताल्लुक उस राजघराने से है जो 1000 साल पहले इन इलाकों में बहुत ज़्यादा राज किया करता था। लेकिन उसकी बातें बहुत ही कम की जाती हैं, क्योंकि उनके पास जादू की ऐसी कला हुआ करती थी जो आम राजाओं के पास नहीं हुआ करती थी। कई राजा जिन्हें बड़ा माना जाता है वो भी हमारे राजघराने में आकर सर झुकाया करते थे। असल में वो हमारे राजघराने को बड़ा राज्य मानते थे, लेकिन इसकी बात हर तरफ फैल नहीं पाती थी। कारण था जादू का इस्तेमाल करना। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे जादू के मंत्र बनाए थे जिससे राज्यों पर जीत पाई जा सकती थी। बड़े बड़े राजाओं को बना दिया, बड़े बड़े राजाओं को खत्म कर दिया, लेकिन हमारा नाम फिर भी इतिहास में बहुत कम मिलता है। 400 साल पहले हमारी वो शक्तियों वाली किताबें, शक्तियों वाले सामान को कहीं छिपा दिया गया, कहीं बेच दिया गया। जिसके पास वो सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे पता भी होना चाहिए इस्तेमाल कैसे करना है। और राजघराने का खून ही उन चीज़ों पर लगने के बाद वो काम करती हैं। ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल हमारे पूर्वज किया करते थे और मैं दोबारा उसको देखना ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी, मेरे पिता हमेशा मना किया करते थे उन चीज़ों से दूर रहना है। हमारी बर्बादी का कारण ही वो काली शक्तियाँ थीं। ये तो बात रही खानदानी खजाने की, जो अब बिक चुका है। कई देशों में वो पाया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसे इस तरह से बेचा था ताकि वो हम तक दोबारा ना पहुंच पाए। अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी साधारण सी हो चुकी है। ज़्यादा पैसा होना भी आपको अकेला कर देता है। मैं अलग अलग देशों में ज़रूर घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे बहुत याद करती है। मेरी अम्मी हमेशा अपनी आंखों के सामने मुझे रखना चाहती है, लेकिन मैं तो तजर्बा करना चाहता हूँ पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया कैसे काम करती है, कैसे नए नए देश बनते जा रहे हैं और पुरानी सल्तनतें, पुराने देश खत्म होते जा रहे हैं। मुझे इतिहास पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अलग अलग देशों में जाकर जब नई नई सभ्यताओं में पैर पसारने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुरानी पुरानी सभ्यताओं के वो किले बने हुए देख मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें छाप है हमारे पूर्वजों की भी, लेकिन मैं उस छाप को आंखों से देखने की कोशिश करता हूँ, बस मन में महसूस होता है, सामने कुछ नहीं आता। इस बार मैं फिर से किसी नए देश में घूमना चाहता था, लेकिन मेरी अम्मी मुझे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। अम्मी ने एक ऐसा बिजनेस ढूंढ निकाला था जिसमें हम पैसे लगा सकते थे, उसे हम खरीद सकते थे। मैं इसे नुकसान वाला सौदा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अम्मी का इरादा कुछ और था। ये कई होटल्स की चेन थी जिसे मेरी अम्मी खरीदना चाहती थी और मुझे वहाँ पर काम पर लगाना चाहती थी। मैं उसका मालिक बनकर वहाँ बैठूंगा और मेरी अम्मी हमेशा मुझे अपनी आंखों के सामने देख सकेंगी। लेकिन मुझे पता था इस काम में फंसने के बाद मेरी आंखों के वो सपने कहीं चकनाचूर ना हो जाएं। मैं नए नए देशों में घूमने का विचार रखा करता था और उससे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर रहा था। उससे भी ठीक ठाक पैसे तो कमा ही लेता, लेकिन घूमने का शौक भी पूरा हो ही जाता। अम्मी मुझे अपने ही देश में बंदी बना लेना चाहती थी। शायद एक माँ अपने बच्चे को हमेशा अपने कलीजे के पास ही रखना चाहती है। मैंने मना कर दिया था, मैं कहीं और बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा, तुम्हें कोई नया बिजनेस ढूंढना होगा,
तुम्हारी उम्र ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तुमने कोई ऐसा बिजनेस नहीं ढूंढा है जिसे तुम अपना कह सको। मेरे पिता ने भी कई जगह इन्वेस्ट कर रखा था और वहाँ से जब भी कोई कैश डिविडेंड आता उससे हमारा घर भी चल रहा था, हमारे पैसों में इजाफा भी हो रहा था। स्टॉक मार्केट में भी हमारे करोड़ों रुपए लगे हुए थे। हम शाही परिवार हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन एक अलग पहचान बनाना हर किसी की शख्सियत को और भी बढ़ा देता है। मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इस बार मैं एक नए देश में जाना चाहता था और अम्मी से वादा कर बैठा था, इस देश से आते ही मैं किसी बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देने लगूंगा, उस काम को ही अपने मन में बसा लूंगा और वही करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, चाहे मुझे किसी और देश में घूमने का दोबारा मौका मिले या ना मिले। अम्मी मान गई थी। उसके बाद मैंने दौरा किया तुर्की का। जिंदगी में पहली बार तुर्की जा रहा था। बहुत सुना था तुर्की के बारे में और यहाँ घूमने के लिए बहुत ऐसी जगह थी जहाँ जाकर आप खो से जाती हैं। पुराने पुराने किले, नई बनी मस्जिदें, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी जो जैसे मुझे पुराने ज़माने में ले जाती। मुझे नई चीज़ों से ज़्यादा पुरानी चीज़ें पसंद हैं। पुराने ज़माने में जैसे पहुँचना ही मेरा एक सपना है, लेकिन समय तो आगे बढ़ता जा रहा है, आप पुराने समय में नहीं जा सकते। इसी तरह एक म्यूज़ियम में मैं पहुँचा था और वहाँ पुरानी चीज़ें देख रहा था। बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें थी जो इतिहास के बारे में हमें बयां कर रही थी। शापित चीज़ें भी वहाँ पर रखी गई थी, कुछ खोपड़ियाँ, कुछ बंदर के शरीर के हिस्से जो अब तक गले नहीं थे, इंसान की आँख जिसमें अब तक कीड़े नहीं पड़े थे और ऐसे ही पत्थर के ऊपर वो रखी हुई थी, कुछ पन्ने जो लगभग 2000 साल पुराने थे जिसकी भाषा को अब तक समझा नहीं जा सका है, एक किताब जिस पर मेरे पूर्वजों का नाम लिखा था। उसके नीचे मैंने पढ़ना शुरू किया। हिंदुस्तान में किसी ज़माने में ऐसे राजा हुआ करते थे जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। उनके सामने सब आकर सर झुका लिया करते थे, लेकिन अब उनका कोई भी वारिस बचा नहीं है। उस पे मैंने नाम पढ़ने शुरू किए तो ये हमारी खानदानी किताब थी। उसके पन्नों को आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उसे शीशे में बंद किया गया था। उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा लगाई गई थी। पता नहीं क्यों आज मन कर रहा था इसे खरीद लूं। कभी भी किसी जगह पर जाकर इस तरह पुरानी चीज़ें खरीदने का मेरा मन नहीं किया करता था। मेरे पिता कहा करते थे, पुरानी चीज़ें खरीदना हमारे लिए अपशगुन ला सकता है। हमारे घर में ऐसे जिन्नातों का कब्जा हो सकता है जिससे हमारी सल्तनत पहले भी बर्बाद हुई है, दोबारा बर्बाद हो सकती है। लेकिन मन नहीं मान रहा था। अपने इतिहास को जानने का सही तरीका यही है कि आप उन पन्नों को खंगालना शुरू कर दें जो उनसे जुड़े हुए हों, और मेरे सामने तो एक पूरी की पूरी किताब पड़ी थी। कैसे ना खरीदता मैंने उस म्यूज़ियम के मालिक से पूछना चाहा कि ये किताब मुझे कितने में मिल सकती है, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते थे, भले ही नीचे प्राइस टैग लगा हो। उनसे काफ़ी समय तक बहस करता रहा था और उन्होंने कहा था, इस किताब का मालिक अगर हाँ कर दे फिर कुछ हो सकता है, लेकिन 2-3 साल पहले कह दिया गया है कि इस किताब को कभी बेचा ना जाए। हम जान नहीं पाए क्यों। इसके बाद मैं उस किताब के मालिक से मिलना चाहता था। वो मांगेंगे अपनी मुंह मांगी रकम और मैं वो रकम देने को भी तैयार हूँ। हमारे पास बहुत पैसे हैं और कुछ पैसे इस तरह लुटा भी दूँ तो मेरी माँ नाराज़ नहीं होगी। शायद मेरे पिता गुस्सा होते, पुरानी चीज़ खरीदने से वो हमेशा मुझे मना किया करते, लेकिन आज वो समय नहीं है। पिता यहाँ से जा चुके हैं और अब सारा भार मेरे कंधों पर है। ये नए डिसीज़न मैं ही लूँगा। वहाँ उस मालिक से मिलने के लिए मैं एक होटल में गया हुआ था। वहाँ कुर्सियों पर बैठा उस गार्डन में मैं इंतज़ार कर रहा था और 3 प्याले चाय पी चुका था। इस गार्डन में भी बहुत मज़ा आ रहा था। पुरानी पुरानी मूर्तियाँ गार्डन के बीच में लगाई गई थी जिसके ऊपर पानी बरस रहा था और उस पानी की झाग इस तरह से बन रही थी जैसे मैं जन्नत में बैठा हुआ हूँ। वहाँ पीछे से आवाज़ आई, आप ही हैं जो उस किताब को ख़रीदना चाहते हैं? मैं जैसे ही मुड़कर देखने लगा, ये 105 साल का बूढ़ा था जो बड़ी मुश्किल से सीधा हो पा रहा था। हाथ में डंडा था और चलता हुआ मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं उससे कहने लगा, आपकी उम्र कुछ ज़्यादा ही लगती है, फिर भी आप फिट हैं काफ़ी। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मजाक अच्छा कर लेते हो। मेरी उम्र मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी है, फिर भी पता नहीं क्यों मौत अब तक आई नहीं है। लेकिन और कोई बात करते हैं, तुम वो किताब खरीदना चाहते हो? मैंने हामी भर दी, हाँ वो किताब मुझे पसंद आई है। तो उस बूढ़े ने कहा, पसंद तो आई है लेकिन खरीदना क्यों चाहते हो? यहाँ किसी ने इससे पहले इस किताब को खरीदने की कोशिश नहीं की है।
सिर्फ इसका इतिहास पढ़कर हर किसी को लगता है किसी सल्तनत से जुड़ी हुई किताब है, लेकिन कोई रुचि दिखाए तभी तो हम बेचें। 3 साल पहले मुझे एक रकम चुकाई गई है कि मैं इस किताब को कभी ना बेचूं और हमेशा अपने पास रखूं। क्या तुम उससे ज़्यादा रकम चुका सकते हो? पहले तो मैं हामी भरना चाहता था, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ चुका था। कोई उन्हें इतनी रकम क्यों देगा कि वो किताब अपने पास रखे, और अपने पास ले जाए बिना भी कोई रकम दे सकता है? ये मेरी सोच से परे था। मैंने उस बूढ़े से सवाल किया, कौन हो सकता है ऐसा जो आपको पैसे दे किताब रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं? उसने भी हंसते हंसते कह दिया, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो जवाब के बहुत दूर होते हैं। वहाँ वो मुझे किताब बेचना नहीं चाहता था, लेकिन अमीर होने का एक फ़ायदा है, ज़्यादा पैसे दे दो और कुछ भी खरीद लो। वो लोग शायद गलत हैं जो कहते हैं पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। खरीदा जाता है, बस कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है जो आपके पास नहीं होती, वरना पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जितने पैसे उस आदमी ने इस किताब को ना बेचने के लिए इसे दिए थे, मैंने उससे दुगने दिए और उस किताब को खरीद लिया। वो बूढ़ा किताब बेचने के बाद भी मुझसे जानना चाहता था, तुम हो कौन जो इस किताब को खरीदना चाहते हो इतने ज़्यादा पैसे में? तुम्हें क्या लगता है इसमें तुम्हें ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे तुम काले जादू को सीख पाओगे? तो ये गलत है। उस बूढ़े ने कहा, मैंने इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है, कुछ कहानियाँ जैसी हैं, लेकिन उसमें कुछ भी खास नहीं है। पता नहीं क्यों इसे 1000 साल पुरानी किताब कहा जाता है, काले जादू वाली किताब कहा जाता है, जबकि इसमें काला जादू तो मौजूद ही नहीं है, बस कुछ सड़ी गली सी कहानियाँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने ये कहा था और मैंने भी हंसते हंसते कह दिया था, फिर भी वो कहानियाँ आपके लिए होंगी, मेरे लिए मेरे पूर्वजों का खजाना है। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखें खुल सी गई थी। पूर्वजों का खजाना? कौन हो तुम, सच बताओ। मैंने भी मुस्कुराते मुस्कुराते उस किताब को पकड़ा और जाते जाते कहने लगा, हैदराबाद से आया हूँ, हमारे पूर्वजों की किताब आपके पास है, मुझे अभी पता लगा और सोचा खरीद ही लेता हूँ। मैं चलता जा रहा था और उस बूढ़े की आवाज़ बैठी हुई थी। वो चिल्लाकर मुझे रोकना चाहता था, नहीं तुम मत लेकर जाओ, ये पैसे तुम्हारे पिता ने दिए थे, तुम्हारे पिता ने दिए थे। मैं सुन नहीं रहा था। वो कहानियाँ बनाएगा, मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं जानता हूँ। मैं वहाँ से निकल लिया। कीमत चुका दी थी, पेपर वर्क कर लिया गया था। अब इस किताब को मैं लौटाऊंगा नहीं, घर लेकर जाऊंगा। उस किताब को अपने पास रखे हुए उस शाम बैठा मैं सोच रहा था, क्यों ना कुछ पन्नों को पढ़ूं। मैं उन पन्नों को पढ़ने के लिए रात के 10 बजे का समय का चुनाव कर चुका था। पहली कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत उबाऊ सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था पुराने ज़माने की काली शक्तियों वाली कुछ कहानियाँ हों, जिसमें एक राजा था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। सब उससे काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे क्योंकि वो क्रूर था, लोगों को मार दिया करता था। एक बार उसके पास एक ऐसी ही काली शक्तियों वाला गरीब इंसान आया, सौदा करना है, आपके पैसे मेरी शक्तियाँ। वो राजा काफ़ी क्रूर था, उसने हामी भर दी और इसमें एक चालाकी थी। उसने कहा था, मैं ढेर सारे पैसे दूंगा, लगभग सारे के करीब, लेकिन तुम्हें सारी काली शक्तियाँ मुझे देनी होंगी। जैसे ही उस गरीब ने काली शक्तियाँ सिखाईं और सारी शक्तियाँ उस राजा में समा गईं, उस राजा ने उसका कत्ल कर दिया। और उसके बाद वो राजा ये कहता रहा था, जिसके पास शक्तियाँ हों वो पैसे मांगता नहीं, छीन लेता है। मैंने तुम्हें पैसे बस कुछ क्षण के लिए दिए हैं और काली शक्तियाँ मेरे पास हैं, मैंने दोबारा छीन लिए तुमसे। वो लाश को वहीं दफना दिया गया था, लेकिन बार बार वो लाश ज़मीन से निकल जाया करती, बाहर आकर सड़ने लगती और बदबू के कारण पूरे राज्य परेशान हो चुका था। हर किसी का कहना था राजमहल से गंदी बदबू आती है। उसके बाद वो राजा सोचने लगा था, काली शक्तियाँ तो आ गई हैं, लेकिन इस लाश का निपटारा कैसे करना है। उसके बाद काली शक्तियों के ज्ञान से ही दूसरी दुनिया से उसने एक ऐसी चीज़ मंगवाई थी जो जवाब देती थी। ये एक काला चोला था जो जिंदा था। काले चोले से जैसे भी सवाल किए जाते वो काला चोला जवाब देता। उस काले चोले ने जवाब दे दिया था उस राजा को कि इसके शरीर के हिस्से करो, चीज़ें बनाओ, रीढ़ की हड्डी से कुछ अलग चीज़ बनेगी, इसकी चमड़ी से एक किताब बनेगी, उसके पन्नों पर लिखे गए शब्द ऐसी शक्तियों को बुलावा देंगे जो किसी को भी मिटा सकती हैं। राजा उसकी बात मान गया।
उसके शरीर के हिस्से किए गए। हर शरीर के हिस्से से अलग चीज बनी और उन शक्तियों का इस्तेमाल उसने अपने राजपाट में करना शुरू कर दिया। लेकिन काली शक्तियां आपको बुरा बनाती जाती हैं। एक क्रूर राजा जो पहले से बुरा था वो और बुरा होता गया और उसकी शक्तियां इतनी विशाल हो गई कि हर राजा उसके पास आया करता, सर झुकाया करता। ये पहली कहानी थी। मैं इस कहानी को पढ़ते ही हैरान सा जरूर हो गया था। अंत आते आते मुझे लगने लगा था ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी है। ये तो मेरे पूर्वजों की कहानी हो सकती है। कभी भी हमें यह बताया नहीं गया था कि वो काली शक्तियां कहां से मिली थी। लेकिन इस किताब में अगर ये लिखा गया है, हो सकता है ये सच ही हो। वैसे भी इस किताब को 1000 साल पुराना माना जाता है। अगर सच में ये 1000 साल पुरानी है तो हमारे पूर्वजों की सल्तनत के समय की किताब है। इसे लिखा किसने होगा? और क्या ये उस गरीब जादूगर की चमड़ी से बनी हुई किताब है? उन पन्नों को हाथ लगाकर मैं महसूस करना चाहता था क्या ये कागज है या नहीं, लेकिन उसके पन्ने ऐसी चीज से बने हुए थे जिसे फाड़ा नहीं जा सकता था। वो जैसे रबर की तरह लंबा हो जाता, उसके बाद दोबारा उसी साइज में आ जाता। उस किताब को ना जलाया जा सकता था, ना फाड़ा जा सकता था, ना नष्ट किया जा सकता था। वो वैसी की वैसी ही बन जाती। दिए से मैंने एक पन्ने को जलाने की कोशिश की थी, वो जल नहीं पाया था, लेकिन उससे ऐसी गंदी बदबू निकल रही थी जैसे इंसान की चमड़ी से वो बदबू आती है। उसके बाद मैं घबरा सा गया था। ऐसा लगने लगा था ये सच भी तो हो सकता है। अब इस किताब को अपने पास ही रखूंगा, सच जानने की कोशिश करूंगा आखिर इस किताब में कैसी शक्ति मौजूद है, क्या करती है। अगले ही दिन फ्लाइट से मैं हिंदुस्तान वापस आ चुका था। मैं सबसे पहले अपनी अम्मी के पास ही पहुंचा। अपने उस घर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हर चीज़ आपके पास। भले ही मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है, लेकिन रहना तो वहाँ पर होटल में पड़ता है। जो मज़ा अपने घर में आता है वो होटल में नहीं आता। इसलिए अपने घर में आकर वो मज़ा आ रहा था मुझे, और उस किताब को पढ़ने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा था। अम्मी की आंखों से चुराकर वो किताब मैं अपने बेडरूम में ले गया था। अम्मी बाहर सोफे पर बैठी मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था उन बातें करने का। आज मन था उस किताब को पढ़ने का, इतिहास जानने का, हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ, उस राजा के साथ उसके बाद क्या हुआ, ये मैं जानना चाहता था। लेकिन अम्मी मुझे मेरे बेडरूम में जाने देना नहीं चाहती थी। कैसे करता एक माँ को नाराज़। 2 घंटे तक मेरी अम्मी मुझसे बातें करती रही, जानती रही मैंने तुर्की में क्या क्या किया, वहाँ सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, क्या मैंने कोई लड़की पसंद की या नहीं। उबाऊ बातें 2 घंटे करने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से अपने बेडरूम में पहुंचा था और तलब लगी हुई थी किताब पढ़ने की। किताब के उन पन्नों को खोलते ही कहानी आगे बढ़ने लगी थी। उस राजा ने वो चीज़ें तो बना ली थी, लेकिन उन शक्तियों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उस चमड़े से बनी हुई किताब में ऐसी शक्ति थी जो आपको किसी और दुनिया में ले जाए, नई दुनिया का निर्माण कर सकती थी उसकी चमड़ी, क्योंकि उस जादू का इस्तेमाल वो पिछले 2000 साल से कर रहा था। उस जादूगर का मरना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस राजा ने उसकी शक्तियां सोख कर ही उसे मारा था। उसकी शक्तियां अधूरी रह गई तब वो मरा था, और शायद उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन कभी वो राजा ये समझ नहीं पाया, जिसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो राजाओं को झुका दे, वो उसे मार कर पैसे क्यों नहीं ले सकता था। क्या उसके दिमाग में कभी ये आया नहीं होगा? वो राजा अब चिंता में रहने लगा था। वो किताब नई दुनिया का निर्माण करने लगी थी, और नई दुनिया के सपने उस राजा को रात को आया करते। धीरे धीरे वहाँ नदियाँ बन रही हैं, धीरे धीरे वहाँ ज़मीन बन रही है। वो राजा डरने सा लगा था। उसके बाद शरीर के और हिस्सों से हथियार बनाए गए थे। टांगों में बनी हड्डियों से ऐसी तलवारें बनाई गई थी जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। एक राजा ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी ताकि उन काली शक्तियों को पाया जा सके। इस राजा के पास सेना बहुत कम थी, और सेना क्रूर राजा के पास टिकती भी नहीं। उसके राज्य को छोड़ छोड़ कर लोग भागने लगे थे, और बड़े राजाओं ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया था ताकि इस राजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। 2 टांगों की हड्डियों से बनी 2 तलवारें। वो राजा अकेला उस महायुद्ध में गया था उनसे लड़ने के लिए। 70,000 सैनिक उसके सामने थे और वो अकेला। उसे घेर लिया गया था और राजा उससे माफ़ी मंगवाना चाहते थे, उसके सर को धड़ से अलग करना चाहते थे। उस भीड़ में ऐसी मौत का मंजर देखा था सबने जिसे कहीं लिखा नहीं गया। 70,000 सैनिकों को
आधे घंटे में मौत के घाट उतार दिया था उस राजा ने। उस टांग की बनी हड्डियों से वो तलवारें इतनी शक्तिशाली थी कि उनसे शक्तियां निकलती थी, चीर कर रख देती थी। जमीन पर मारने के बाद उस तलवार से काले रंग की शक्तियां जमीन में जाती और जड़ें बनकर बाहर निकलती। उन जड़ों पर ऐसे कांटे होते कि 70,000 सैनिकों में आधों को तो उन जड़ों ने पकड़ रखा था और शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। वो तड़प तड़प कर वो 35,000 के करीब सैनिक मारे गए थे। बाकी जो पीछे हट गए थे उन्हें भागने का मौका नहीं मिल रहा था। उस तलवार से ऐसे ऐसे जिन्नात, ऐसी ऐसी चुड़ैलें निकल रही थी जो हर किसी को अलग तरह की दर्दनाक मौत दे रही थी। 70,000 सैनिक वहां मारे गए थे आधे घंटे में, और वहां लाशों के चिथड़े बने हुए थे। किसी की भी पहचान नहीं की जा सकती थी। 4 राजा थे सामने खड़े हुए, जिनकी टांगें कांप रही थी। एक ही राजा ने 2 तलवारों से 70,000 सैनिक मार दिए, तो वो 4 अब क्या कर सकते थे। दर्दनाक मौत देखी थी उन्होंने बाकी सब सैनिकों की, इसलिए वो घुटनों पर आकर माफ़ी मांग रहे थे। बिना एक भी वार किए वो चाहते थे उन्हें माफ़ी दे दी जाए, लेकिन वो राजा इतना क्रूर था, उसने उन राजाओं को बख्शा नहीं। उनके भी छोटे छोटे हिस्से वहाँ पर कर दिए थे और सिर्फ एक ही इंसान को छोड़ा गया था। वो था इस युद्ध को देखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब था लेकिन उसे सैनिक बनाया गया था। उसने किताब में इस कहानी को लिखा था और ये वही किताब है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। उसने इसमें शब्दों को डाला था और कहा गया है कि इसमें डाले गए शब्द कभी मोड़े नहीं जा सकते, और इसमें पन्नों पर शब्द हैं, पन्नों के अंदर दुनिया। इस युद्ध के बाद हर तरफ ये बात फैल गई थी कि अकेले एक राजा ने 4 राजाओं को और 70,000 सैनिकों को मार दिया। किसी की भी लाश नहीं मिली। सबका मानना था राजा मरे नहीं हैं, उसके पास गुलाम है। 70,000 सैनिकों को भी गुलाम कर लिया गया है और चालाकी से उस राजा ने युद्ध जीता है। हर कोई ये मानता था। इसके बाद 1.5 लाख सैनिक लेकर 2 और राजा वहां पर पहुंचे थे। वो यहाँ कब्जा करना चाहते थे और युद्ध रणनीति अलग थी। चारों तरफ से उसकी सल्तनत को घेर लिया गया। राशन का कोई भी सामान अंदर नहीं जा सकता था और अंदर के जितने भी खेत थे उन्हें उजाड़ दिया गया था। उसके बाद उस राजा को बाहर आना ही पड़ा था, लेकिन उससे पहले उसकी सल्तनत खत्म होती जा रही थी। उसकी 5 पत्नियां थीं, जिससे उसके 20 बच्चे थे। वो बच्चे भी मरने की कगार पर पहुंच जाते अगर उन्हें खाना नहीं मिलता। तब उस राजा ने उसी जादूगर के रीढ़ की हड्डी से बने हुए एक ऐसे औजार का इस्तेमाल किया था जिससे उस फसल को काली कर दिया गया था। बिना पानी के वो फसल उग सकती थी और उससे निकलने वाला गेहूं आपका पेट भर सकता था। लेकिन उस राजा को ये नहीं पता था, ये गेहूं काली शक्तियों का गेहूं है और जिसके भी पेट में ये पहुंच जाएगा उसको भी ऐसा ही क्रूर और काली शक्तियों के इस्तेमाल करने वाला बनाता जाएगा। उस फसल को जिसने भी खाया था वो क्रूर होता गया था। सिर्फ एक रानी थी जिसने ना उस गेहूं को खाया था, ना अपने बच्चों को खाने के लिए कहा था। वो राजा बहुत क्रूर होता जा रहा था। अपनी रानी को भी वो फसल खाने को कह रहा था। उस रानी ने कह दिया था कि वो भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन वो काली शक्तियों की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगी। वो उस सल्तनत को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उस राजा ने ये भी करने नहीं दिया। उसे और उसके बच्चों को काल कोठरी में डाल दिया गया था और उसके बाद उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपने राजपाट को छोड़ बाहर युद्ध करने निकल आया था। उसके सैनिक तो पहले ही डरे हुए थे। उनकी संख्या 20,000 से भी बहुत ज़्यादा कम थी। उनके पास शक्तिशाली हथियार नहीं थे। ये राजा ही आगे होकर युद्ध लड़ा करता था और अब तो 1.5 लाख सैनिक थे जो उसे मौत के घाट उतारने पर आतुर थे। वो 2 राजा सबसे आगे लड़ने के लिए आए थे उस राजा से। आज वो उन टांगों की हड्डियों से बनी हुई तलवारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके हाथ में रेत थी। ये रेत उसने उस जादूगर के खून को सुखाकर बनाई थी। छोटे छोटे कणों में बदल गया था उसका खून और रेत की तरह उसकी मुट्ठी में समा जाता। जब भी रेत की मांग करता उसके हाथ में रेत आती। इसी तरह उसने अपने पूरे साम्राज्य में रेतीला रेगिस्तान बनाकर रख दिया था और आज भी इस रेत को वो उठाए जा रहा था। 2 राजा ये समझ रहे थे कहीं दूर से ये रेत लाई गई है जिसमें उनके पैर धंसते जा रहे हैं। असल में ये खून था उस जादूगर का। 1.5 लाख सैनिक उस रेत में धंसे हुए थे जो कदम तक आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और 2 राजा
उस अकेले राजा से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लड़ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वहां गर्मी बढ़ती जा रही थी। ये उसकी काली शक्तियों के इस्तेमाल के कारण था। सूरज जैसे बड़ा हो रहा था, तपिश ज्यादा तेज छोड़ रहा था। उस राजा को तो कुछ नहीं हो रहा था। वो दो राजा जो भारी भरकम शस्त्र अपने ऊपर पहने हुए आए थे, इस तरह कवच पहनकर लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पसीने से तरबतर हो चुके थे। उन्होंने एक एक करके कवच उतारना शुरू कर दिया, कपड़े उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि गर्मी को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उन 1.5 लाख सैनिकों के सामने उन 2 राजाओं को पिघल पिघल कर मरते हुए देखा था सबने। इतनी तपिश थी कि उनका मांस जलने लगा था। वो नीचे लेट लेट कर तड़प रहे थे और धीरे धीरे उनका मांस उबलने लगा, खून उबलने लगा। सबके सामने सर को फटते हुए देखा था 1.5 लाख सैनिकों ने। क्रूरता शायद उसकी छूट गई। शायद वो राजा ये चाहता था कि 1.5 लाख सैनिक ये देखें और वापस जाएं। वहां कुल 15,000 सैनिक आगे बढ़कर लड़ना चाहते थे, जिन्हें एक झटके में मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी वहां से भाग निकले। 1,35,000 सैनिक जो फैल चुके थे अलग अलग सल्तनतों में, जो कहानियां और किस्सों की तरह लोगों को बताते कि वो राजा काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है। हर तरफ दहशत थी। दूर दूर तक जितनी भी सल्तनतें थीं, अफगानिस्तान से लेकर तुर्की तक, ईरान तक, सब सल्तनतें उससे डरने लगी थी। लेकिन वो राजा की पहचान कोई नहीं कर पाता। छोटा सा साम्राज्य, वो जीतना चाहता तो पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि दुनिया जीतने में शायद उसे फायदा नहीं है। वो काले गेहूं को खाकर उसका साम्राज्य भी वैसा ही होने लगा था, शक्तियों से भरपूर लेकिन जिंदा दिल नहीं, मौत के करीब, लाशों की तरह। इससे पहले तो उन काली शक्तियों का इस्तेमाल करते करते वो क्रूर हो रहा था। उसने सामने से ऐसे किसी को देखा नहीं था जो उसका मुकाबला कर पाता। उस गेहूं को खाने के बाद सारी सल्तनत उससे उलझने को कर रही थी। ना तो वो राजा अपनी सल्तनत को मार पा रहा था, ना अपने परिवार को मार पा रहा था, ना ही उसे कोई मार पा रहा था। वो आज महसूस कर रहा था काली शक्तियों के इस्तेमाल से स्वभाव कैसा हो रहा है। जिंदा दिली खत्म हो चुकी है। ये मौत का मंजर है। यहाँ बीच में रेगिस्तान बना हुआ है और लोगों के दिल भी रेत की तरह सख्त हो चुके थे। उसके बाद वो अलग थलग सा रहने लगा। हर राजा उससे बात करने के लिए आता, लेकिन वो अपनी पहचान छिपाए रखता। इस राजा की दहशत तो हर तरफ थी, लेकिन शायद ये और किसी राज्य को जीतना नहीं चाहता था। इस छोटी सल्तनत के अंदर ही सिमट कर रहना चाहता था और इन शक्तियों को भी यहीं पर दफन कर देना चाहता था। उसकी सब रानियां उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने काल कोठरियां भी खाली कर दी थी, जितने भी गुलाम थे छोड़ दिए थे। क्रूरता उसने सारी जिंदगी की थी, लेकिन अब उसके अंदर दया भरने लगी थी। वो अब उन काली शक्तियों को त्यागना चाहता था। उसने त्यागने की कोशिश भी की, हर एक चीज को दूर भेजता गया, लेकिन उन काली शक्तियों से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल और राजा करते। इस राजा से किसी भी तरह से जीता नहीं जा सकता था। हर चीज को इकट्ठा करके कई राजाओं ने फिर से हमला किया था और इसने सबको मौत के घाट उतार दिया था। पहली बार बिना किसी हथियार के लड़ा था। अपने हाथों से इसने उस जादूगर के शरीर की हड्डियों से बनी तलवारों का सामना किया था और वो तलवारें इसके शरीर को भेद नहीं पा रही थी। ये भी उन काली शक्तियों से उस जादूगर जैसा बन गया था, जिसका शरीर और भी शक्तिशाली था। इस रात मैंने ये कहानी पढ़ी थी और मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। क्या सच में हमारे पूर्वज ऐसे थे? इतने बड़े राजा थे लेकिन क्रूर थे। मुझे तो बताया जाता है काली शक्तियों का कब्जा हो गया था, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ तो बर्बादी किसी और की हो रही थी। पूरी रात में मैंने यह कहानी पढ़ी थी और सुबह मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरी अम्मी मुझसे मिलना चाहती थी, मैं कमरे से बाहर नहीं आ सकता था, इस तरह से नींद चढ़ी थी। अम्मी मेरे कमरे में आई, मुझे उठाती रही और मैं कहता रहा आज मुझे सोना है। अम्मी कह रही थी घर के बहुत सारे काम हैं जो तुम्हें करने हैं, लेकिन मैंने कह दिया नौकर बहुत हैं, किसी और से करवा लो। दोपहर 12 बजे मैं उठा था। उसके बाद अम्मी के पास जाकर उनसे सवाल करने लगा था, अम्मी आपको क्या लगता है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया था? क्या वो जादूगर हुआ करते थे? क्या वो क्रूर हुआ करते थे? अम्मी ने कहा था नहीं, क्रूर नहीं थे, हमें ऐसी तो कहानियां नहीं सुनाई देती।
तुम्हारे दादाजी कहा करते थे। इस तरह के नहीं थे वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने लोगों की भलाई की, लेकिन वो काली शक्तियां कहीं से आकर उन्हें बर्बाद कर देती। इसके बाद धीरे धीरे सल्तनतें टूटती रहीं। हमारे जीवन पर कोई शाप था। तुम ये कहानी अपनी दादी से सुन सकते हो। तुम्हारी दादी बाहर धूप सेक रही हैं। अब अम्मी थोड़ा काम करना चाहती थी तो मैं भी भागता हुआ दादी के पास चला गया। अब दादी से मैं सवाल तो करना चाहता था, लेकिन आज दादी का गला खराब था। दादी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो कभी कभी ही सवालों का जवाब देती, हमेशा आसमान को घूरती रहती। दादाजी की याद में वो पिछले 20 सालों से तड़प रही हैं। ना तो उनकी जान निकल रही है, ना ही वो सही तरह से चल पा रही हैं। जैसे कटे जा रही है उनकी, लेकिन वो जीना नहीं चाहती। वो पूरा दिन मैं किसी न किसी से सवाल करना चाहता था, लेकिन हमारे घर में मैं ही तो हूँ वो शाही परिवार का आखिरी वारिस, और मुझे इसे और आगे बढ़ाना है। पूरा दिन मैं घूमता रहा। अपने शहर में घूमने का भी अलग ही मज़ा है, फिर भी मेरी आंखों में वो कहानी चलती रहती। आगे क्या हुआ था उस राजा के साथ, कैसे वो बच पाया था, हमारे पूर्वज कैसे निकले थे उस शाप से, कैसे अब तक मैं जिंदा हूँ, यानी हमारा ये शाही परिवार कैसे चल रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रात को 8 बजे फिर से अपने बेडरूम में चला गया था। उस किताब को खोल लिया था मैंने और अगले पन्नों में अगली कहानी पढ़ने लगा था मैं। वो राजा उन काली शक्तियों की चीज़ों को दूर तक भेज चुका था, खुद से बहुत दूर कर चुका था ताकि उस पर असर ना हो पाए, लेकिन उसकी रानियां कभी उसके पास नहीं आई। वो बूढ़ा नहीं हो सकता था। वो 70 साल का था, लेकिन अब भी 30 साल जैसा दिखता था। उसके बेटे, उसकी बेटियां भी उससे मिलने आते और खुद हैरान हो जाते, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा जवान दिख रहा था। उसका मुकद्दर बदल चुका था। वो जैसे अमर ही हो चुका था। बुढ़ापा उसके करीब तक नहीं आता और उसके जितने भी बच्चे थे वो अलग अलग जगह जाकर बर्बाद हुए जा रहे थे। कभी किसी की मौत किसी पत्थर के नीचे आने के कारण हो जाती, तो कभी किसी रानी की मौत कहीं बुढ़ापे के कारण हो गई और उसके बच्चे भी उसी के साथ वहां दफन कर दिए गए। कुछ राजाओं को क्रूर राजाओं ने अपने साथ युद्ध में मिला लिया और मौत के घाट उतार दिया। उस राजा के जितने भी बच्चे थे आगे सब बर्बाद हुए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ वो रानी बची थी जिसके 4 बच्चे अब भी जिंदा थे और राजा चाहता था उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसने उस राज्य पर ही हमला कर दिया जहां उसकी रानी अब भी जिंदा थी। वो 70 साल की हो चुकी थी और वहां पर उसने उस युद्ध को जीता, अपने बेटों को सच्चाई बताई और उन्हें वापस ले आया। वो रानी बुढ़ापे में भी देख हैरान थी उस जवान राजा को जो उसका हम उम्र हुआ करता था। उस राजा ने हुक्म जारी किया था वो काली शक्तियों की चीज़ों को उस राज्य से दूर ले जाया जाए। हर एक चीज को अलग अलग राजा को तो दे दिया गया था, लेकिन एक शर्त के साथ, उसके राज्य से वो दूर रहेंगे और इन काली शक्तियों को उसके राज्य के किसी भी इंसान को छूने तक नहीं देंगे। हर राजा मान रहा था, क्योंकि उन्हें पता था उसकी शक्ति कितनी विशाल है। वो तो बुढ़ापे को मात दे चुका है और वो किसी को भी मार सकता है। तजर्बा बहुत ज़्यादा था उसके पास। सब राजा डरकर उसकी बात मानने लगे और उसकी सल्तनत फिर से फलने और फूलने लगी। उसके बेटे उसी के साथ वहाँ पर रहने लगे और वो राजा अब खुश था। उसकी ज़िंदगी अच्छे से बढ़ने लगी थी, लेकिन समय बीतता जा रहा था। उसके बेटे बड़े हो चुके थे और वो भी राजपाट संभालना चाहते थे। वो 4 बेटे आपस में लड़ते रहे थे और वो चाहते थे वहाँ का राजा बनना। उस राजा ने ये समझ लिया था कि उसके बेटे भी उसकी तरह ही है जो साम्राज्य चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग जगह पर युद्ध करके उन राज्यों को हड़पा गया और वहाँ पर उनको राजा बनाया गया। उस राजा की सल्तनत अब आगे बढ़ रही थी और उसके जो राजकुमार थे वो भी बच्चों को जन्म दे चुके थे। उसका वंश आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर शाप बुरी तरह से काम करने लगा। वो काली चीज़ें, वो राजकुमार अलग अलग राजाओं से युद्ध करके जीतना चाहते थे ताकि वो भी उसी तरह अमर हो पाएं जैसे उनके पिता अमर हुए थे। वो चीज़ें जैसे ही उनके पास आती वो उन्हें बर्बाद कर देती। किसी की मौत हो जाती तो कोई तड़पता रह जाता, किसी का बुढ़ापा उसे पहले ही मिल जाता।
इस तरह वो राजा अगले 300 सालों तक बूढ़ा नहीं हो रहा था और उसने अपने वंश को धीरे धीरे बर्बाद होते हुए देखा था। कभी तो उसका वंश बढ़ जाता, कई बच्चे होते और बच्चों के भी ढेर सारे बच्चे होते, लेकिन वैसा ही शाप जैसे अपने आप नजदीक आ जाता, उनका वंश धीरे धीरे कम होता जाता। अब राजा ये तो जान गया था, भले ही वो अमर हो चुका हो, लेकिन अपने वंश को धीरे धीरे मरता हुआ देख उसे दुख बहुत लगता था। उसके बेटे उसकी आंखों के सामने बूढ़े होकर मरे थे, उसके पोते उसके सामने बूढ़े होकर मरे थे। वो हर बार कष्ट को सहता और उसे लगने लगा था ये कोई वरदान नहीं, शाप है। अमरत्व कभी आपको खुशी नहीं देता, ये शाप की तरह काम करता है। आप इस दुनिया में फंसे रह जाते हैं और मौत तो आज़ादी होती है। ये आज़ादी उस राजा के पास नहीं थी। वो राजा अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, वो मरना चाहता था। उसने मरने की हर कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन मौत उसे मिलती ही नहीं। उस जादूगर की हड्डियां भी उसे मार नहीं सकती थी। उसकी मौत किसी ऐसे के हाथ ही हो सकती थी जो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हो, लेकिन ऐसा शक्तिशाली इंसान धरती पर मौजूद नहीं था। ये काली शक्तियों ने उस राजा को सबसे शक्तिशाली बना दिया था, यानी अमर। उसकी मौत उसके हाथ में नहीं रही थी, इस कारण वो और ज़्यादा कष्ट को सहता जा रहा था। वो अपने वंश से दूर हो गया था, वो हर किसी से दूर होता जा रहा था और अकेला वीरान जंगलों में जीने लगा। मौत की तलाश करने लगा और मौत उसे मिल नहीं पा रही थी। इस किताब में उसने अपने आखिरी अंश लिखे थे कि मौत मुझे मिल नहीं पाएगी, लेकिन इस किताब में वो जान गया था एक अलग दुनिया है, इस दुनिया से परे। वहाँ पर वो शांति से रह सकता है, अपनी सल्तनत बना सकता है और वहाँ पर ये कष्ट उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वंश कभी बढ़ा नहीं पाएगा। शायद कभी कोई उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाए। उसने इस किताब की दुनिया को अपना निवास स्थान बना लिया था। इसके बाद मैंने उसका अगला पन्ना पलटा था। अगले पन्ने पर कुछ नहीं। मैं अगले 2-3 पन्ने पलटता रहा, उस पर कोई शब्द नहीं था। ये कैसी अधूरी कहानी है? उस राजा के बारे में पूरा कुछ बताया ही नहीं गया। क्या वो मारा गया था या वो अब भी जिंदा है? अगर वो अब भी जिंदा है, हमारे पूर्वज वो अब भी जिंदा हैं, तो क्या वो अब भी शाप को झेल रहे हैं और कभी उनकी मौत नहीं आएगी? ये अधूरी सी कहानी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और मेरा मन विचलित हुआ जा रहा था। ये कहानी अधूरी रह गई, पूरी कैसे होगी? मैं इस कहानी को पूरा करना चाहता था, लेकिन कैसे कर पाता? उन पन्नों पर कोई शब्द नहीं था। अब पूरी रात निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। एक एक सेकंड, एक एक घंटे जैसा लग रहा था। कब सुबह होगी? कब मेरी माँ जागेगी? कब मेरी दादी जागेंगी? उनसे सवाल करने हैं। सुबह होते ही माँ की जैसे ही किचन से आवाज़ आई, मैं भागता हुआ गया। माँ, आपसे सवाल करने हैं, मुझे आपसे सवाल करने हैं। माँ भी इस तरह से विचलित हुआ देख मुझे सवालों का जवाब देने को हाँ कर गई थी। खाना बनाना है मुझे पहले, लेकिन मैं माँ को कह रहा था, नहीं नहीं अम्मी, मुझे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। अम्मी को खींचकर मैं सोफे पर ले आया था और वहाँ बैठाकर अम्मी से पूछे जा रहा था, हमारे जो पूर्वज थे, वो जादूगर जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि सब राजाओं को झुका दिया था, उनके साथ क्या हुआ? उनकी मौत कैसे हुई? अम्मी भी हंसते हुए कहने लगी थी, मौत कैसे हुई? वो किसी से हारे ही नहीं थे। युद्ध में कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता था, हर किसी को झुका दिया था, लेकिन समय के साथ तो झुकना पड़ता है ना। वो बूढ़े होकर मरे होंगे? मैंने कहा नहीं, वो बूढ़े हो ही नहीं सकते थे, तो वो मरे ही नहीं। उन्होंने तो अपने वंश को देखा 300-400 साल तक, उन्हें मौत नहीं मिल रही थी। मेरी अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ये किसने कहा? दादी ने कहा, लेकिन दादी को तो इतना कुछ पता नहीं है। मैं भागता हुआ दादी के पास गया था। वही सवाल दादी से भी पूछा था और वही जवाब दादी ने भी दिया था, बुढ़ापे ने उन्हें मार दिया होगा। मैंने कहा नहीं, उन्हें बुढ़ापे ने नहीं मारा था। मैं आखिरी वंशज नहीं हूं जो जिंदा हूं, कोई और भी जिंदा है जिसने इसे शुरू किया है। मेरी दादी भी मुझे समझाए जा रही थी, उन चीज़ों के पास मत जाना, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम बर्बाद हो जाओगे। हमारे पूरे पूर्वज, वो सल्तनत का अंत ही इन सवालों का जवाब ढूंढने में हुआ है। वो सब नाकाम रहे, वो बर्बाद हुए और तुम आखिरी बचे हो।
बर्बाद मत हो जाना। मैं वहां निराश सा था, सवाल का जवाब चाहता था लेकिन किससे पूछता। वो वंश की शुरुआत उन्होंने की थी, शाप को अपने साथ झेला। जितने भी इस वंश में बच्चे हुए सब ने बर्बादी झेली और मैं आखिरी हूं। अगर मैं मर गया वंश का अंत होगा, शायद शाप का भी अंत हो जाए। लेकिन अगर वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते थे तो आज भी जिंदा होंगे। उस किताब में कहा गया था, किताब की दुनिया में। मैं दोबारा अपने उस बेडरूम में चला गया था। किताब को खोलकर जानना चाहता था किताब की दुनिया कहाँ पर है। कहाँ पर है वो? इस दुनिया में तो नहीं है, कहीं और है। वहाँ कैसे जाया जा सकता है? ये सवाल मैं किससे करता, लेकिन उन पन्नों को पलटता जा रहा था। हर पन्ना खाली था आगे वाला। एक पन्ने के अंदर अजीब सा डिजाइन बना हुआ था। एक हाथ की छाप बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने अपना हाथ रखा है और शक्तियों से वो निशान बना दिया है। उसे देखकर मैं ऐसा सोच रहा था, इसके अंदर कोई शब्द होंगे, कुछ तो होगा। उसे हाथ लगाकर देखता रहा लेकिन कुछ नहीं था। ये हाथ का डिजाइन मेरे हाथ जैसा ही था। मेरी भी सबसे छोटी वाली उंगली सबसे ज्यादा पतली है और माँ कहती है कि हमारे घर में सबकी उंगली इसी तरह पतली है। यहाँ इस पन्ने के अंदर भी जो हाथ छपा हुआ था उसकी उंगली भी बिल्कुल पतली थी, छोटी वाली। हाथ पर हाथ रखा था मैंने, ये तो मेरे हाथ के समान ही है। तभी उस किताब के अंदर खिंचता हुआ महसूस होने लगा था मैं किताब के अंदर खिंच गया और ये अजीब सी दुनिया थी। कहीं और ही पहुंच गया था मैं, एक जंगल में जहां ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे, फलों से भरे हुए पेड़। ये जंगल देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ अलग अलग से पक्षी हवा में उड़ रहे थे। कुछ के अंदर से रोशनी निकल रही थी तो कुछ यहाँ जानवर ऐसे थे जो मेरे करीब आकर घूम रहे थे। वो बार बार भाप की तरह हवा में उड़ने लगते और दोबारा एक आकार में आ जाते। मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ? क्या ये जहन्नुम है या जन्नत है? क्या है ये? मैं वहाँ उन पेड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसमान में एक नीली रोशनी बिल्कुल मेरा पीछा कर रही थी। वो बिल्कुल मेरे ऊपर थी, जैसे बता रही हो कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कुछ समय आगे तक चलता रहा था और सामने से चलकर आता कोई इंसान दिखा मुझे। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, जैसे पत्तों से बनाए गए हों। वो कपड़े पहने वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तुम भी यहाँ पर आए हो? तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमने ये गलती क्यों कर दी? मैं हैरान सा हो गया। क्या मतलब? कौन है आप? किसके बारे में बात कर रहे हैं? और मैं कहाँ पर हूँ? तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। अपना नाम लेते ही मैं समझ गया, ये तो वही राजा हैं जिन्होंने इस वंश की शुरुआत की। मैं नीचे झुक गया था और कहने लगा था, मैं आपकी दुनिया में आ गया। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यहाँ तो आ गए, लेकिन तुमने यह गलती क्यों कर दी? अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं उस कष्ट से दूर आने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तुम यहाँ भी चले आते हो मुझे कष्ट देने के लिए। अपनों की मौत इतनी बार देख चुका हूँ, अब और नहीं देख सकता। तुम्हारे साथ भी जीऊँगा और धीरे धीरे तुम बूढ़े होगे, यहीं मर जाओगे तुम। उसके बाद उनसे ढेर सारे सवाल किए थे मैंने इतिहास की वो जानकारी ली थी, कैसे कैसे वो क्रूर बने थे। उन्होंने हर कहानी सुनाई, जैसे वो बदल गए थे। उन्होंने कहा था मैं बहुत क्रूर हुआ करता था, लगभग 1000 साल पहले। मैं भी एक गरीब के घर में था। मैं राजा बनना चाहता था। मेरे पिता मना किया करते, राजा नहीं बनना है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सुखी हैं, क्योंकि यहाँ से उठकर राजा बनने के लिए कई लोगों को मारना पड़ेगा और ऐसा काम हम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा था करेंगे। किसी को मारकर अगर राजा बना जा सकता है तो हम बनेंगे, भले ही उसके लिए कोई अपना ही शहीद क्यों ना हो जाए। मेरी आंखों में मेरे पिता ने वो क्रूरता देख ली थी, इसीलिए वो मुझे मार रहे थे। लेकिन वो गुस्सा मेरे अंदर भरा। सबसे पहला कत्ल मैंने अपने अब्बू का किया था। मुझे ज़रा भी दुख नहीं लगा था। मैं महसूस कर ही नहीं पा रहा था किसी अपने को मार दिया है। वो तो समय के साथ जब मैं और क्रूर होता गया समझता जा रहा था शक्ति ही सब कुछ है। मैं लोगों को मारता जाता, मंत्रियों को, संतरियों को, सैनिकों को। लोग मुझसे डरने लगे थे और उस छोटे से साम्राज्य को हड़पने में ज़्यादा समय नहीं लगा।
उसके बाद जैसे जैसे सेना बढ़ती जा रही थी, मैं युद्ध कभी कभी जीतता, कभी हार जाता, बहुत कुछ जीत जाता, बहुत कुछ हार जाता। क्रूरता के कारण मैं जीत पा रहा था, क्योंकि मुझसे हारने के बाद वो जिंदा नहीं बचते, उनको मार देता। लेकिन जब मैं हारता तो मीठी मीठी बातें करके वहाँ से फिसल जाता, निकल जाता। इस तरह मैं उस साम्राज्य को हमेशा अपने पास बनाए रखता था। लेकिन मैं सम्राट बनना चाहता था, सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा राजा। इसके लिए कुछ अलग चाहिए था। ये दिन था जब वो जादूगर मेरे पास आया था। उसे ढेर सारा धन चाहिए था। मुझे नहीं पता था जिसके पास इतनी शक्तियां हैं उसने मेरे से धन क्यों मांगा है। मैं कभी समझ ही नहीं पाया। आज तक मैं ये सोचता हूँ कि शायद उन काली शक्तियों के कारण मैं बर्बाद हुआ, लेकिन नहीं। जब उससे पहले एक राजा पर मैंने हमला किया था, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था और वो युद्ध करना भी नहीं चाहता था। उसकी सल्तनत पर काबू करने के बाद मुझे लगने लगा था कि भगवान मैं हूँ। मैं वहाँ मस्जिदों को, ईदगाहों को तबाह कर रहा था, मंदिरों को तबाह कर रहा था। किसी भी धार्मिक स्थल को मैं रखना नहीं चाहता था। मैंने कहा था कि वहाँ सिर्फ मेरी मूर्ति लगेगी। अगर कोई मानेगा तो सिर्फ मुझे भगवान मानेगा, किसी और को नहीं। लेकिन शायद ये मेरी गलती थी। किस चीज़ को तोड़ने के बाद वो शाप लगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद ही वो जादूगर मिला था। मैं उस जादूगर की शक्तियों को हमेशा अपने लिए बुरा मानता रहा, लेकिन बुरा तो मैं था। उस क्रूर शख्सियत ने बहुत कुछ तबाह किया था और उसकी सज़ा मुझे अनंत काल तक भुगतनी पड़ेगी। अब उस राजा के दर्द को मैं भी समझ रहा था। मेरे ही तो पूर्वज थे, लेकिन उन्हें इस शाप से आज़ाद नहीं करवाया जा सकता था और मैं इस किताब से बाहर निकल नहीं सकता था। उन्होंने कहा था, मेरी मौत ही तुम्हें बाहर निकाल सकती है, इन शक्तियों का अंत ही तब होगा। लेकिन कैसे, मैं आज तक पता नहीं लगा पाया हूँ। इतने 100 साल बीत गए। मैं भी निराश हो गया था। मुझे लगा था मैं अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। यहीं पर मैं भी फंसूंगा और इनकी आंखों के सामने बूढ़ा होकर मरूंगा। ढेर सारे सवाल करता रहा था मैं, ताकि मैं भी अपना दिमाग लगा पाता। एक शब्द था उनका जो मेरी आंखों में फंस गया था। उन्होंने कहा था, मैं जीवन काल के किसी भी समय में पहुंच सकता हूं, वहां पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन बार बार इतिहास को जीकर कुछ भी बदलाव करने से फायदा नहीं होता। मैं कई बार इतिहास में जा चुका हूँ, मैं कई चीज़ों को बदल चुका हूँ। जब भी किसी चीज़ को बदलता, हमेशा वैसी ही घटना दोबारा हो जाती। मैंने इतिहास में अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। अपनी रानियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। बुढ़ापा हर चीज़ को मार देता है। बार बार उस जिंदगी को जीकर मैं तंग आ गया था। तुम्हें क्या लगता है 1000 सालों से जिंदा हूँ? मैं 50,000 साल से ज़्यादा जी चुका हूँ। बार बार उसी समय में जाता, बदलने की कोशिश करता। मैं जी जी कर इस तरह मरने के लिए मिन्नतें किया करता, कोई मुझे मार दे। कोई नहीं मार सकता मुझे। मैं इस शाप में बंधा हुआ हूँ, कोई नहीं मार सकता मुझे। तभी मेरे मुंह से निकला था, मैं जानता हूँ आपको कौन मार सकता है। क्या आपकी मौत से मेरी आज़ादी मिल जाएगी? उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखकर कहा था, कौन है जो मुझे मार सकता है? मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा, मैं जानता हूं आपसे शक्तिशाली कौन है, आपसे ज़्यादा क्रूर कौन है, और उसके सामने जाने से ही वो आपको मार देगा। वो राजा वो सवाल मुझसे कर रहा था और जवाब मैंने दे दिया था। इस जवाब से वो खुश हुए और वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। आप जानना चाहेंगे उन्हें किसने मारा था? वो किसी भी समय में जा सकते थे और उन्होंने एक काले रंग का चोला पहना था। ये चोला यहाँ बड़ी मुश्किल से बनाया गया और वो चोला पहनकर एक जादूगर के भेष में उसी समय में गए थे जब वो क्रूर हुआ करते थे। अपने ही सामने खड़े थे, अपने इतिहास के सामने। कौन था जो उन्हें मार सकता था? अपनी शक्तियां किसी राजा को देने के बाद वो कमजोर हो जाते और सामने वाले की क्रूरता उन्हें मार सकती थी। ये वही घटना दोबारा हुई थी और ये जादूगर जिससे वो शक्तियां उस राजा को मिली थी, ये जादूगर भी वही थे, समय में पीछे गए हुए।
वहां जैसे ही उनके क्रूर इतिहास ने उनका सर धड़ से अलग किया था, मौत मिल गई थी। इसे मुक्ति कहा जाता है और मैं उस किताब से बाहर उस किताब को आंखों के सामने जलता हुआ देखा था, क्योंकि शक्तियों का अंत हो चुका था। वो शक्तियां उस घुमाव में फंस कर रह गई थी, वो इतिहास बन गई थी। दुनिया में हर जगह जहां भी उन शक्तियों से बनी चीजें होंगी वो खत्म हो चुकी होंगी। भाग कर मैं अम्मी के पास गया था और उन्हें गले से लगा लिया था। अम्मी नाराज थी। सच बताओ, तुमने वो कहानी कहां से सुनी? सच बताओ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, अरे अम्मी, सपना आया था और यकीन कीजिए मैंने सपने में क्या क्या किया। मेरी अम्मी मुझसे सुनना चाहती थी। अच्छा, सपने में क्या क्या किया तुमने? मैंने वो पूरी घटना जो मेरे साथ घटी, वो पूरी घटनाएं जो किताब में लिखी थी, अम्मी को सुनाई थी और अम्मी बहुत खुश। बड़े सपने आते हैं, कैसी कैसी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं, ऐसी कहानियां बना कैसे लेते हो? क्या कहता मैं अम्मी को, कहानियां मैं बनाता नहीं, किताब में मिल जाती हैं। उस शाप का अंत भी मैंने तो आसानी से कर दिया था, लेकिन उन्होंने भुगता था हजारों साल का वो शाप, वो कष्ट, जिसका अंत आखिरकार हो ही गया। आपको क्या लगता है, जो ऐसी शक्तियां होती हैं वो वरदान होती हैं या शाप? आप भी अपने जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां वरदान होती हैं या शाप, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है।